मतलब मुख्यमंत्री से तो हमारी डायरेक्ट मतलब मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन हमारे जो मौजूदा नेता हैं वो अच्छे नहीं हैं। उसी मन से ये बोला जाता है कि मुसलमानों की तरह आप भी बच्चे पैदा करिए। माफिया अपने आप को समझते हैं, उनका भी काम निपट जा रहा है। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आप सभी का निष्पक्ष सद्भाव मोर्चा न्यूज़ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अयोध्या की धरती पर मौजूद हूं और इस वक्त मैं अवध विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जो कि अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, और वहां पे हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा वर्ग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2014 से लेकर आज की मौजूदा सरकार का युवाओं पर खासा ध्यान रहा है। कई सारे जो ताने बाने बुने गए, कई सारे जो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, रोज़गार से संबंधित कई ऐसी स्कीमें हो, वो युवाओं के लिए लाई गई। तो आइए सीधे हम अयोध्या की धरती पर ही जो युवा इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं उनसे हम पूछते हैं कि क्या इस सरकार में उनको किस तरीके का लाभ हुआ है। और चूँकि 2022 का चुनाव भी है, 27 तारीख को यहाँ पे वोटिंग भी है, तो आइए हम पता करते हैं कि वो किस पार्टी की ओर इस वक्त खड़े हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अवध विश्वविद्यालय के छात्र। तो आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। और भाई साहब, आपका नाम? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुशवाहा। सबसे पहले मैं जो भी दर्शक देखेंगे इसको, तो उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। किस आप कोर्स, यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे बीएससी बायोटेक में एडमिशन लिया है। कहाँ से हैं आप? मैं कुशीनगर से हूँ। कुशीनगर जी। तो कुशीनगर में अभी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ है, तो उससे क्या लगता है आपको इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा सर, क्योंकि सर ऐसा माना जाता है कि मतलब हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ विकास होती है, कुछ मतलब विकास होता है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब उसका वो करते हैं जी, तो कुछ लोग मतलब उसका बुराई करते हैं, कुछ लोग मतलब कुशीनगर से आप यहाँ आप हैं, तो अयोध्या में पढ़ाई के लिए क्यों नहीं कुशीनगर में? जी, क्योंकि कुशीनगर में ऐसा मतलब कोई विश्वविद्यालय नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है। इस वजह से हमने स्वास्थ्य का क्या हाल है वहाँ पर? वहाँ पे स्वास्थ्य कंडीशन सही है सर, क्योंकि हाँ। ओवरऑल आप इस गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए सर, इस गवर्नमेंट में, योगी राज में मतलब ये है कि सर मतलब शिक्षा को लेकर ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ है, लेकिन केवल एक ही चीज़ का विकास हुआ है, धर्म का विकास हुआ है, धर्म का बस हुआ है। तो इससे आप खुश हैं धर्म के विकास? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सर आज हम देख रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए सर, किसी को तुरंत पैसा कब दिया जाता है, नगद पैसा कब दिया जाता है? कि जब अपना काम खुद उसी समय तुरंत करवाना होता है, तब हम किसी को नगद पैसा देते हैं। आज वही बीजेपी सरकार ठीक वही काम कर रही है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट के खजाने में अगर 100 रुपये है, तो क्या करे गवर्नमेंट, डायरेक्ट पब्लिक को 1-1 रुपये करके ऐसे दे रही है, जिससे अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये हम दे रहे हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और बीजेपी गवर्नमेंट वही ठीक कर रही है, डायरेक्टली पैसा दे रही है लोगों को 1000 रुपये में, ये श्रम कार्ड के रूप में, और डायरेक्टली उससे वोट लेना चाहती है, डायरेक्ट खरीद रही वोट। लेकिन इसी को अगर हम एक रोजगार के माध्यम से उसी पैसा को कम ही लोगों को दें, तो उससे देश हमारा विकास करेगा। लेकिन चलिए आइए हम दूसरी ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि और भी क्या विचार हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के। आपका नाम है? आनंद सागर चौहान। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? डिस्ट्रिक्ट बलिया। और यहाँ पे किस कोर्स के लिए? बीएससी बायोटेक। आपका क्या मानना है, इस जो मौजूदा सरकार है उसने काम किए हैं? काम किए हैं, लेकिन पिछले के अनुसार ये हमारे लिए बेटर नहीं है। किस चीज़ में बेटर नहीं है? एजुकेशन के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में। एक सवाल, जैसे अभी आपने बताया कि मौजूदा सरकार बेटर नहीं, तो बेटर में क्या, क्योंकि कई जगह जो है दो चीज़ें देखी जा रही, कुछ जगह लोकल नेता लोग से लोग नाराज़ हैं, कुछ जगह मुख्यमंत्री से नाराज़। तो आपका क्या मानना है? हम मतलब मुख्यमंत्री से तो हमारी डायरेक्ट मतलब मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन हमारे जो मौजूदा नेता हैं वो अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मौजूदा हाँ। कौन है आपके मौजूदा नेता? संजय यादव। अच्छा, तो इस वक्त बलिया से चूँकि आप बिलोंग करते हैं, तो बलिया मेन सिटी है? नहीं, सिकंदरपुर। तो वहाँ पे कौन खड़े हैं इस वक्त दोनों पार्टी से? इस समय वही संजय यादव हैं बीजेपी से, और सपा से हैं मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी। अच्छा, तो आपका वोट किस ओर जाएगा? सर मत तो हम अपना नहीं बता सकते। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप मौजूद थे, आइए हम कुछ और लोग से बात करते हैं। आपका नाम है सर? सनी त्रिपाठी। आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बीएससी। अच्छा, बीएससी। और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? अम्बेडकर नगर। बहुत ही पास में है, अयोध्या के एकदम बगल ही अम्बेडकर नगर है। तो आपको क्या लगता है अयोध्या से लेकर अम्बेडकर नगर तक का माहौल क्या है? माहौल जो है भाजपा है, और क्या? भाजपा है। क्यों है?
काम किए हैं उसने बहुत कुछ। लेकिन लोगों को तो यहाँ काफ़ी दिक्कत है, जैसे एजुकेशन। जिसको दिक्कत हो अपने बताएगा ही, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या बताएंगे। आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप संतुष्ट हैं यहाँ के एजुकेशन से? एकदम। कोरोना ऐसी मतलब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे एजुकेशन में भी, जैसे आपके सहपाठी बता रहे हैं कि एजुकेशन नहीं सही हुआ है और रोज़गार की भी समस्याएं हैं, अन्य जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कोरोना के टाइम कई सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थे, बेड्स नहीं थे, तो इसको देख के आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है? आप पूरी तरीके से रोज़गार की समस्या है और सब तो सब ठीक है चल रहे हैं। रोज़गार की समस्या, रोज़गार सरकार को अगर रोज़गार की समस्या है तो आपको क्या मतलब क्या ऐसे जो इनपुट्स हैं जो आप सरकार को दें, जिससे कि अगर वो आपको सुन रहे हो इस वक्त, कोई भी सरकार का कोई अधिकारी सुन रहा हो तो उससे मतलब आपकी वो इनपुट्स माने और फिर नए रोज़गार सृजित करें? उसके बारे में तो बता नहीं सकते आप। चलिए, धन्यवाद। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को समस्या तो है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में आ रही है कि अभी युवाओं को एक मार्गदर्शन नहीं मिला है, और मार्गदर्शन एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से सरकार, आने वाली सरकारों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो बोलबाला धीरे धीरे होता जा रहा है। कई जगह जो कमियां थी उसको ये मौजूदा सरकार और आने वाली सरकार ज़रूर पूरा करेगी, लेकिन युवाओं को एक माध्यम भी देखना चाहिए। आइए हम कुछ जो है छात्राओं से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या विचार है आने वाले चुनाव को लेकर। तो मैं आऊँगा। आपका नाम? श्रेया सिंह। श्रेया सिंह, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। तो क्या माहौल है अम्बेडकर नगर से? बीजेपी ही है। बीजेपी है। क्यों बीजेपी है? क्योंकि काम अच्छा कर रही है सब। तो अम्बेडकर नगर से तो लालजी वर्मा जी हैं, सपा से। सपा से हैं। हाँ, तो क्या मतलब वो माना जा रहा है कि वो काफ़ी कद्दावर कैंडिडेट हैं और जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि वो पूरा जो बेल्ट है वो मतलब वर्मा बेल्ट में आता है। हम तो बीजेपी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें वही पसंद आता है। यस। इन 5 सालों में बीजेपी ने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे कि आपको लग रहा है कि बीजेपी आनी चाहिए? जैसे एक तो राम मंदिर वाला मुद्दा है, और फिर उसके आगे बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। यहाँ अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है अब। पहले तो अयोध्या जानी भी नहीं जाती थी, बस धर्म असली के नाम से जानी जाती थी। अब विकास हो रहा है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, उससे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, जैसे यहाँ रहने वाले लोगों को। और तो आपने जो बोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं बता दूंगा जिस जगह हम खड़े हैं उसके जस्ट बगल में ही ये एयरपोर्ट बन रहा है, और उसकी जद में हो सकता है कि ये जो है एरिया भी आ जाए जहाँ पे हम खड़े हैं। तो आपने जैसा बताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू ही हो गया है। तो जैसे आपने बोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अम्बेडकर नगर एकदम सटा हुआ ज़िला है, नो डाउट उससे जो है अम्बेडकर नगर को फ़ायदा होगा, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य में जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं, रोज़गार का हो गया। अब चूँकि यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, लेकिन जो अप्लाई हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेशंस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों के पास पैसों की कमी हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि इस पर जो है सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ करने की तो ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर अखिलेश यादव नए हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने ही सबसे पहले जो है एक्सप्रेसवे का लेके आए थे, एक्सप्रेसवे पे उन्होंने मतलब जहाज़ उतार दिया था। तो आपको नहीं लगता कि वो भी एक नई सोच के नेता है, अगर उनको लाना चाहिए, अगर वो आ जाएं तो और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं? वो आए तो थे पहले, फिर काम ज़्यादा इनके में अच्छे हो रहे हैं आई थिंक। और किस बेसिस पे आप ये तय करते हैं काम इनके में अच्छे हो रहे हैं उनके में नहीं अच्छे? क्या मतलब बेस क्या है? लाइक गुंडागर्दी तो अब नहीं है। अच्छा। और जो थोड़ा माफिया अपने आप को समझते हैं उनका भी काम निपट जा रहा है। अच्छा, माफिया उनका भी काम निपट जा रहा है। अच्छा, लेकिन अभी जैसे कि आप अम्बेडकर नगर हैं, तो मैं बता दूं माफिया की अभी आपने बात उठाई, तो अभी आपके जस्ट बगल में गोसाईगंज है, तो वहाँ पे जिस तरीके से दोनों पक्षों में लड़ाई हो रही है, तो एकदम माफिया राज एकदम खुल के हो रहा है। तो अगर माफिया अगर ख़त्म हो चुके हैं तो क्यों वहाँ पे एक तरह से जंगल राज कायम है? अब इतना तो सोचना पड़ेगा। तो वही तो आज जैसा कि आप देख रहे थे कि हमने छात्रों से बात किया, तो आइए हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय है। तो आइए हम मिलते हैं सीधे। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय में मैं शिक्षक हूँ और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य करता हूँ, और सामाजिक दायित्व में मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का और प्रांत का काम देखता हूँ। सर, ये बताइए कि ये जो आने वाला जो चुनाव है, चूँकि आप आरएसएस से हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका वोट बीजेपी में ही जाएगा, ठीक है? क्या मैं सही कह रहा हूँ?
देखिए, मैं आरएसएस मेरी विचारधारा है। मैं आरएसएस को अपना जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति, उसको पूरा देश उसका कायल है। मैं भी उसमें से एक स्वयंसेवक हूँ। मैं आरएसएस का बेसिकली किसी पद पे नहीं हूँ। मैं एक अनुसांगिक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मैं उसका पदाधिकारी हूँ। आरएसएस ने क्या मुस्लिमों के लिए ऐसा क्या काम किया कि जिससे कि आने वाला जो चुनाव है उसमें मुस्लिमों को आरएसएस या कहे बीजेपी धड़े को, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल धड़ा बीजेपी है, उसको वोट करना चाहिए? देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान संपूर्ण विश्व में है, और भारत में अभी एक अखिल भारतीय जो है मुस्लिम सम्मेलन हुआ, जिसका नेतृत्व डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने किया। उसमें चीफ गेस्ट माननीय सरसंचालक पूज्य भागवत जी रहे। उन्होंने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका डीएनए एक है। तो इससे बड़ा और आरएसएस क्या कर सकती है? लेकिन सर, अभी उसी हिंदू मंच से हरिद्वार में एक हिंदू महासभा का हुआ था, उसी मन से ये बोला जाता है कि मुसलमानों की तरह आप भी बच्चे पैदा करिए, और मतलब कई ऐसे जो है अमर्यादित शब्द यूज़ किए गए थे मुसलमानों के खिलाफ़, जिससे कि मतलब माहौल बिगड़ने के जो है चांस थे। और क्यों सर ऐसा होता है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो हम विकास के मुद्दों से हट के हम हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं? देखिए, वहाँ व्यक्तिगत लोगों ने व्यक्तिगत क्या बातें की, उनका विषय है। हिंदू संस्कृति में या सनातन की संस्कृति में किसी को अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप भी अगर सनातनी होंगे तो आप जानते होंगे, हम तो जो है पशु-पक्षी से भी प्रेम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह सिखाता है कि मैं खुद स्वस्थ रहूँ और समाज स्वस्थ रहे। तो उन्होंने क्या कहा वो उनका विषय है, वो अपने हिसाब से, उनकी क्या शिक्षा दीक्षा रही वो अपने हिसाब से कहे होंगे। और हमारे मुखिया माननीय इंद्रेश कुमार जी ने उसका कटु आलोचना की है, बड़े बड़े मंचों से किया है कि इस तरह के जो है आलोचना ही करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। नहीं, रोकना तो भी विषय है कि हम लोग किसी कम से कम कहते तो हैं, लोग तो कहते भी नहीं, लोग तो परसा देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी ने उसका कटु आलोचना किया है। और यहाँ उनका ही नहीं, राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा वो भी गलत बोलते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे पुस्तकालय विभाग से संबंधित रहे, तो ये बताइए, आपने यहाँ पे छात्रों के लिए पुस्तकालय विभाग में ऐसे क्या क्या चीज़ें की हैं जिससे कि कोई भी यहाँ दूर दराज या यहाँ के लोकल है तो उसको काफ़ी मदद मिल सके? क्योंकि पुस्तक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आगे का मार्गदर्शन का कार्य करती है। अनुभव, एक जो रियल अनुभव वो तो नहीं देती, लेकिन फिर भी एक जो लोगों की स्टोरी है, जो लोगों की लाइफ है या जो भी विषय होते हैं उससे संबंधित वो जानकारी देती है। तो ऐसे क्या काम आपके विभाग ने किया? देखिए, पुस्तकालय की जहाँ तक बात है, बेसिकली मैं लाइब्रेरी का डिपार्ट का लाइब्रेरियन नहीं हूँ। मैं लाइब्रेरी साइंस पढ़ाता हूँ। मैं बीलिप और एमलिप की शिक्षा देता हूँ। और हमारे यहाँ पाठक से लेकर और पुस्तक तक, पब्लिशर से लेकर पाठक तक पुस्तक कैसे पहुँचेगी, इसकी मैं सारी रचना, सारी योजना बनाते हैं। और जो सेव द टाइम ऑफ यूजर, हम आपके हमारा विद्यार्थी है, इसके समय का हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसके लिए सारी योजना बनाते हैं। और रही बात लाइब्रेरी हमने क्या किया, तो यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह के दिशा निर्देशन में आपका राम मनोहर लोहिया का विश्वविद्यालय पुस्तकालय है, वो ऑटोमेटेड है। हमारा बच्चा आता है, पलक झपकते हुए अपनी पुस्तक पाता है, और वहाँ पर रीडिंग रूम की भी व्यवस्था है। और उसके अलावा हमारा स्टूडेंट, कैंपस का स्टूडेंट रीडिंग कर सकता है, और बाहर का स्टूडेंट भी, ऐसी व्यवस्था कुलपति महोदय के निर्देशन में यहाँ पे चल रही है। और तमाम पाठक आ रहे हैं और अपना अध्यापन कर रहे हैं। क्या आप पुस्तकालय गए हैं? जी सर। कौन सी किताबें आपने वहाँ से ली और वहाँ का क्या जो है मतलब प्रोसेस रहता है? सर ऐसा है, वहाँ पर एक कंप्यूटर व्यवस्था है। अगर आप समझ नहीं पाते तो वहाँ पर एक टीचर हैं, वो बताते हैं कि किस तरह पुस्तक ढूंढी जाती है। उस अनुसार आप नोट करके ले जाइए, दीजिए, वहाँ से पुस्तक मिल जाएगी। तो ये थी हमारे साथ जो है अवध विश्वविद्यालय के विभाग के प्रोफेसर, उन्होंने अपने बारे में बताया, उन्होंने आरएसएस के विचारों को भी रखा। तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया हो कि अयोध्या की धरती से जनता क्या कह रही है। लोग नाराज़ तो हैं, लेकिन जिस तरीके से नाराज़गी खुलकर जाहिर कर रहे हैं उसी तरीके से वोटों को खुलकर जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो आने वाला जो समय है, जो 27 तारीख को जिस दिन वोट पड़ेगा, उस दिन परिस्थितियां किधर मुड़ेंगी ये देखने लायक रहेंगी।